वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस नील सर, पीजीटी इकोनॉमिक्स, सूर्य स्कूल रेवाड़ी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं इस दिन को थोड़ा सक्सेसफुल और स्पेशल। देखिए, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, मैंने कल आपको टैक्स के बारे में बताया था। टैक्सेस हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो मैं कल भी आपको बता चुका हूँ। फिर मैंने स्पेसिफिक टैक्स बताया था आपको। स्पेसिफिक टैक्स के अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है यही है कि वहाँ पर स्पेसिफिक यूनिट, वेट, साइज़ पे लगता है सारा का सारा। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। अभी हम डायरेक्ट टैक्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई जिस पे लेवीड किया जाता है, जैसे इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, उसी को ही पे करना है ये सारी चीज़ें। ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। आज हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बेसिकली टैक्सेस तो हमने पढ़ ही लिए। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है, ध्यान रखना है चीज़ का। और हम सारा का सारा भी टैक्स रेवेन्यू पढ़ रहे हैं। देखिए, रिसिट दो तरह से आती है गवर्नमेंट को। एक तो होता है टैक्स रेवेन्यू के बेसिस पे, टैक्स के बेसिस पे, और दूसरा होता है नॉन टैक्स के बेसिस पे। तो हमारा मेन टारगेट टैक्स है अभी। तो पहला है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के एग्जांपल आपको बता दिए, वैट, जीएसटी, अभी जो चल रहा है ट्रेंड के अंदर। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये ध्यान में रखिएगा आप। तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो टैक्स हो गया। आइए थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि हम लोग क्या इसको ढंग से और क्लासिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। इसमें होता है हायर द इनकम, हायर द टैक्स रेट। ये ध्यान में रखना है। इनकम जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, टैक्स रेट भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे। इसका बेसिक एग्जांपल है इनकम टैक्स। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का आप। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए, मान लीजिए हमारे पास इनकम है, इसको मैं वाई से डिनोट कर देता हूँ, और ये टैक्स रेट है, ध्यान रखना है चीज़ का। उसके बाद हमारे पास ये टैक्स आ जाएगा रुपीज़ में। कोई अगर पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, मान लीजिए हमारे पास इनकम है 10,000, 10,000 हो गई, हमारे पास 50,000 हो गई और 1 लाख हो गई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। अभी टैक्स रेट को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए हमारे पास टैक्स है 5, 10, 15। निकाल लीजिए आंसर कितना आ गया। पहले का आ गया 50, सिंपल सी बात है। उसके बाद 5,000, उसके बाद 15,000। तो देखो आप, इनकम, टैक्स तो हमेशा बढ़ेगा ही, टैक्स कभी घटेगा नहीं, टैक्स तो बढ़ेगा ही। इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट भी बढ़ रही है। दैट इज़ द सिंपल एग्जांपल ऑफ द प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। ये ध्यान में रखना। सबसे ज़्यादा इस पे रियल बर्डन पड़ता है रिचर्स पे। रियल बर्डन का मतलब उनकी परचेजिंग पावर थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ख़त्म तो नहीं हो सकती पर कम ज़रूर हो जाएगी। तो ये रीज़न है कि हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्स रेट का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर हम लोग एक ही चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भाई सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट, हायर द इनकम, हायर द टैक्स रेट। इसका इनकम टैक्स बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। देखो, इनकम भी बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ रहा है, टैक्स रेट भी बढ़ रही है। दिस इज़ द प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। आइए दूसरा देखते हैं। वैसे तो 4 कैटेगरी होती हैं इसकी, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनेट और डिग्रेसिव। मैं बता दूंगा आपको। अभी दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं हम लोग, रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। देखिए, रिग्रेसिव टैक्स के अंदर सिंपल ही है कॉन्सेप्ट। हायर द इनकम, लोअर विल बी द टैक्स रेट। रेट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखिए करेंगे कैसे इसको सॉल्व। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, यहाँ पर इनकम बढ़ रही है, ठीक है,
इनकम बढ़ रही है हमारे पास, इनकम बढ़ रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले हम इनकम ले लेते हैं यहाँ पर 1000, 2000 और 3000। अभी इनकम तो बढ़ रही है पर टैक्स रेट क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो हम लोग करते हैं टैक्स रेट के बारे में भी। दिस इज टैक्स रेट इन परसेंटेज। तो टैक्स रेट अब हम रिवर्स ले लेते हैं, 1075। निकाल लीजिएगा टैक्स कितना आ रहा अमाउंट। पहले कितना आ गया भाई हमारे पास 100 रुपीज़, दूसरे का 140 और तीसरे का 150। ये लीजिए। अब देखिए इसमें जिसकी इनकम 1000 है और जिनकी इनकम 3000 है, सबसे ज़्यादा रियल बर्डन किस पे पड़ रहा है, जिसकी इनकम लेसर है। ये तो भाई देखिए 3000 में से 150 रुपये दे देगा, फिर भी इसके पास ही हैज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। बट व्हाट अबाउट द अदर पर्सन, ही डजंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव। तो जिसके पास 1000 का 10% लगा दिया, उसके पास तो इनकम कम बची, 900 ही बची। ही डजंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव टू परफॉर्म ऑन। तो ये ध्यान में रखना हमारे को कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर रियल बर्डन पड़ता है पुअर्स पे, सबसे ज़्यादा रियल। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, ध्यान रखना है चीज़ का, NIT, या ले लेते हम लोग सबके ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, GST, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स का। अभी थोड़ा हम प्रोपोर्शनेट भी देख लेते हैं। प्रोपोर्शनेट में के अंदर सबके पास इक्वल बर्डन पड़ता है। आइए प्रोपोर्शनेट भी देख लेते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, सबसे ज़्यादा इस पर रियल बर्डन पड़ता है पुअर पे, प्रोग्रेसिव में पड़ता है रिचेस पे। और उसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, इनकम टैक्स। आइए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास प्रोपोर्शनेट। सबसे बेस्ट तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा हायर द इनकम सेम विल बी द टैक्स रेट। इनकम भले से बढ़ जाए, द टैक्स रेट वुड बी सेम फॉर वंस एंड ऑल। हालांकि जो हमारे प्रेजेंट में जो ट्रेडिशन चल रहा है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। पर इनकम टैक्स देखते हैं आप, उसमें प्रोग्रेसिव है, पहले 5, 10, फिर 20, 30, 30 कांस्टेंट हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये इनकम ले लेते हैं हम लोग, इनकम हम ले लेते हैं 10,000, 50,000 और 1 लाख। अपने बेसिस पे भी ले सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो टैक्स रेट हमको रखनी है कांस्टेंट 10 और 10। इनकम बढ़ रही है तो देखिएगा टैक्स भी देखिए कैसे इफ़ेक्ट करता है इन रुपीज़। तो पहला कितना आ जाएगा 1000, दूसरा 5000 और तीसरा 10,000। तो सिंपल है, टैक्स रेट वुड बी द सेम। दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनेट टैक्स। सब पे इक्वल बर्डन पड़ेगा इस पर। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने टैक्स की बात कर ली है। मैंने आपको कल एक GST है, 1 टैक्स 1 नेशन। जितना भी आप प्रोड्यूस करें, जैसे मान लीजिए ₹5 का एक पेन है, उसको आपने 7 रुपये में बेच दिया, तो 7 - 5 कितने की वैल्यू ऐड करी, 2। इस पर आपको GST देना पड़ेगा, जो प्रेजेंट में चल रहा है हमारे 1 टैक्स 1 नेशन। तो प्रोग्रेसिव का मतलब मैंने आपको बता दिया, हायर द इनकम हायर द टैक्स रेट। रिग्रेसिव का मतलब हायर द इनकम लोअर विल बी द टैक्स रेट। प्रोपोर्शनेट जो आपके सामने बना हुआ है, हायर द इनकम सेम विल बी द टैक्स रेट। इट पुट्स एन इक्वल बर्डन ऑन ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है। अक्सर डेफिनेशन आ जाती है बोर्ड्स में, व्हाट डू मीन बाय टैक्स। टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट विच हैज़ टू बी पेड बाय ईच एंड एवरी डेनिजन और सिटीजन। सिटीजन को हम डेनिजन भी कह सकते हैं ऑफ द कंट्री। तो ये ध्यान में रखना हमारे को कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास टैक्स का। तो ये टैक्स से कहाँ से पैसा आता है, तो हमारे पास कहाँ से टैक्स आएगा भैया। इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी हो गई, गिफ्ट टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, एस्टेट ड्यूटी हो गई, GST हो गया। तो टैक्स में दोनों चीज़ें आती हैं, कंफ्यूज मत होना। टैक्स रेवेन्यू अलग कॉन्सेप्ट है, गलती मत करना इसमें। फिर कह रहा हूँ मैं, टैक्स में दोनों चीज़ें आती हैं,
ये सारे टैक्स के ही पार्ट हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही टैक्सेस आते हैं, इसलिए गलती मत करना। डायरेक्ट के तो मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिए सारे के सारे, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जीएसटी, ये सारे एग्जांपल आएंगे उसके। और यहाँ पर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो यही है कि अगर इसको सॉल्व करना है हमको, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि टैक्स को कैसे डिफाइन करें। तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो हर पर्सन को पे करना है, बिना पेमेंट के पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ये टैक्स का बात कर ली हमने पूरी की पूरी। वैसे टैक्स बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, बट अभी आपके सिलेबस के कन्फाइन के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें बता दी। एक डिग्रेसिव भी होता है जो आपके अभी कोर्स में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। डिग्रेसिव के अंदर क्या होता है, जैसे इनकम तो बढ़ रही है तो थोड़े पॉइंट में टैक्स भी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए डिग्रेसिव में 1000, 2000, 3000, 4, 5000 ऐसी इनकम बढ़ रही है, उसके बाद हम लोग टैक्स रेट एक मिनट बढ़ाएंगे, प्रोग्रेसिव 2, 4, 6 कर देंगे, फिर हमारे पास कांस्टेंट पे आ जाएगा 8, 8, तो वो डिग्रेसिव हो गया। तो आप तो 3 पे ध्यान रखिए, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट पे सब पे इक्वल बर्डन पड़ता है, और रिग्रेसिव में सबसे ज़्यादा बर्डन पड़ता है पुअर्स पे। उसका बेस्ट एग्जांपल है रिग्रेसिव का, मैंने वो बताया था। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे पास वो उसके एग्जांपल हो जाएंगे। क्लियर है? आगे हम देखते हैं भाई नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब ज़रूरी थोड़ी ना गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स से ही पैसा है, आप रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बेसिस पढ़ लेना। आइए देखते हैं नॉन टैक्स। अब टैक्स के बेसिस पे ही सारा पैसा क्या टैक्स में देते हो? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। कुछ पैसा हमको किस में देना पड़ता है? पेनल्टीज़ में, फाइन्स में, फ़ीस में। आप स्कूल जाते हो, फीस देते हो। आप किसी को अभी नेक्स्ट ईयर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो वहाँ पर आप फीस देंगे। आप पे मान लो चार्ज कर दिया किसी ने पेनल्टी, आपने मतलब कोई क्राइम किया तो उसके लिए पेनल्टी लगा दी, आपने कोई ऑफेंस किया उसके लिए पेनल्टी लगा दी, आपने मान लीजिए कोई रूल्स ब्रेक कर दिए विच इज़ नॉट एडमिसेबल एट ऑल, तो आप पे क्या होगा? यू वुड बी पेनलाइज फॉर दैट। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये चीज़ बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में पढ़ लेते हैं, जो टैक्स के बेसिस पे नहीं जाती हैं बेसिकली। तो नॉन टैक्सेस आर दोज से विच अराइजेज फ्रॉम सोर्सेज अदर दैन टैक्सेस। टैक्सेस के अलावा हमारे पास पैसा आता है। पहला फीस, पहला होता है फीस। फीस के बेसिस पे जो भी आप फीस पे कर रहे हैं, जैसे लाइसेंस फ़ी हो गया, लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गया, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो फीस के बेसिस पे पैसा आता है वो नॉन टैक्स होता है। बट रिसिट ही होती है, ध्यान रखना है चीज़ को, गलती मत करना, नहीं है तो एक्सपेंडिचर होता है। कई बार हम गलती कर देते हैं, हम कंसल्ट ही नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स तो हैं, वो तो अपने जगह हैं, पर उसके साथ टैक्स के अलावा भी हम अपार्ट फ्रॉम टैक्स वी मतलब गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो रिसीविंग द मनी। ध्यान रखना चीज़ का। ज़रूरी नहीं है हमको सिर्फ अपने बेसिस पे लेना है, हर चैप्टर के हिसाब से अपना माइंड सेट चेंज करना है। दूसरा हो जाएगा हमारे पास फाइन्स। जो भी फाइन्स इम्पोज हो गए, गवर्नमेंट जो भी आप पे फ़ाइन पेनल्टी लगाती है, देखा होगा स्कूल वाले भी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी लेट फ़ीस हो जाती है, या आपने मतलब अगले साल कॉलेज में लेट फ़ीस भरी तो फ़ाइन भरना पड़ता है, या आपने कोई ब्रेक कर दिया लॉ उसके लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे ही हैं बट मैं थोड़ा और फोकस करता हूँ, नया वर्ड है आप लोगों के लिए, एश चीट। देखिए सिंपल से देखिए कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उनके पास 1 करोड़ का एक हाउस है, एंड ही हैज़ंट एनी सॉर्ट ऑफ सक्सेसर। मतलब उनके पास कोई फ्यूचर में कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो उसकी प्रॉपर्टी को लीगल क्लेम कर सके। ऑब्वियसली बात है, तो 1 करोड़ की जो मान लीजिए 10 करोड़ का इसका हाउस है, असेट्स पूरे मिला के, तो क्या करेंगे गवर्नमेंट, मिस्टर गवर्नमेंट क्या कर लेंगे, इसको एक्वायर कर लेंगे। तो एश चीट का मतलब होता है कि द प्रॉपर्टी इट डजेंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ लीगल हायर, जिनके पास कोई लीगल हायर नहीं होता, दे आर नो क्लेमेंट्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी, द गवर्नमेंट मेक्स रेवेन्यू आउट ऑफ इट। सिंपल सी बात है, उसको फिर नेशनल हेरिटेज या म्यूजियम कुछ भी एज पर द चॉइस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये एश चीट होती है, ध्यान रखना। जब भी कोई लीगल हायर नहीं होता, नो लीगल हायर, तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेती है, गवर्नमेंट के फंड में चला जाता है वो पैसा, और उसको एश चीट कहते हैं। ध्यान रखना चीज़ का। क्लियर है? देख लीजिए आप, पहला हो गया फीस फाइन्स, फिर हो गया एश चीट। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे हमारे पास। क्लियर है? अभी नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल असेसमेंट, देख लेते हैं।
स्पेशल असेसमेंट, मान लीजिए आपका कोई घर है, वहाँ पर किसी ने, गवर्नमेंट ने कोई रोड्स या कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना दिया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ गया, कोई हाईवे आ गया, मतलब, और आपके लैंड की वैल्यू जैसे पहले 10 लाख थी, अब प्लस होके 25 लाख हो गई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से। बोले भाई यहाँ बस स्टैंड आएगा आसपास या रेलवे स्टेशन आ जाएगा पास। तो सिंपल सी बात है, स्पेशल असेसमेंट इज दैट पेमेंट विच इज़ मेड बाय द ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़ हुज वैल्यू हैज़ बीन अप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो गई कि नहीं होगी, कि भाई आपका घर पहले जो आपने प्लॉट ख़रीदा था वो रोड से 10 किलोमीटर दूर था, अब रोड ही 5 किलोमीटर दूर है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी, तो गवर्नमेंट आपसे क्लेम करेगी कुछ पैसा। So when as a result of the construction of the roads or the something provision of the sewerage system or the construction of drains etc., value of the neighboring property or its rental value appreciate, then a part of the development expenditure is recovered from the owners of such property by way of special assessment। तो इसी को स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट के एक्ट से कोई आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाती है, बढ़ जाती है, तो you have to pay certain amount of money to the government as your value has been appreciated by the fruitful act or the worthful act of the government। तो ध्यान में रखना है चीज़ का। उसके बाद फिफ्थ आपके पास आ रहा है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज देखा होगा आपने, जितनी भी हमारे पास रेलवेज़ हो गई, फैक्ट्रीज़ हो गई, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गई, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो नेक्स्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे पास आ जाती है इनकम फ्रॉम, भाई रेलवे जितना भी पैसा कमाती है स्टेट टू स्टेट सारा सेंट्रल के पास चला जाता है, नहीं चला जाता है, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये ध्यान में रखना, जो भी इनकम आ रही है हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस, स्टील अथॉरिटी इंडिया की, वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के लिए इनकम है। तो ध्यान रखना ये भी हमारे लिए नॉन टैक्स है, ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारे पास के इनकम फ्रॉम 2G सेल ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, सेल ऑफ 2G 3G स्पेक्ट्रम। भाई किसी को गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, 4G का लाइसेंस दे दिया रिलायंस वालों को, तो रिलायंस वालों से गवर्नमेंट अर्न नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो वहाँ से गवर्नमेंट की रिसिट हो रही है, रेवेन्यू रिसिट है, ध्यान रखना है चीज़ का। उसके बाद मान लीजिए गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन, बाहर से गवर्नमेंट को डोनेशन मिल गई, रिलीफ फंड मिल गया, अभी दे रहे हैं ना आप लोग सारे के सारे, बाहर की कंट्रीज़ भी मान लीजिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, नॉन टैक्स हो गया। जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड और फेमाइंस, अभी पैंडेमिक चल रहा है हमारे देश में, तो उस कंडीशन में उसके लिए जो भी पैसा आता है वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, टैक्स नहीं नॉन टैक्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट नॉन टैक्स के हैं, कैटेगराइज करके चलना, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। स्पेशल असेसमेंट मैंने आपको बता दिया था, गवर्नमेंट के एक्ट से कोई आपकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है तो उसको आप गवर्नमेंट को पे करोगे, यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सो इट विल बी कंसिडर एज द नॉन टैक्स रादर देन द टैक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए सिंपल सा डिफरेंस है, पहले की तरह याद करना है आपको। पहला आ जाएगा बेसिस, यहाँ आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पहला आएगा यहाँ पर क्रिएशन ऑफ असेट्स, दूसरा होगा रिडक्शन इन लायबिलिटीज। अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इसको करने के लिए सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखने हैं कि हमने रेवेन्यू रिसिट कैपिटल रिसिट तो पढ़ ली थी, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिंपल सा ही है कि जो ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं दे डू नॉट क्रिएट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट। ये ध्यान में रखना। और यहाँ पर दूसरा केस आएगा, इनकी वजह से दे डू नॉट कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटीज।
ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। तो ना ही असेट्स बन रहे हैं, ना ही लाइबिलिटी में रिडक्शन आ रहा है। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, यहाँ पर लगा लीजिए आप ओल्ड एज पेंशन। पहला कॉन्सेप्ट। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आ जाएगा इसके एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पर आप रिडक्शन इन लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें तो लाइबिलिटी में कोई रिडक्शन नहीं हो रहा। और कैसे नहीं हो रहा, जैसे भाई सैलरीज देनी है आपको, लोगों को सब्सिडी देनी है आपको, कहाँ रिडक्शन हो रहा है लाइबिलिटी में, ये ध्यान में रखना। इसके रिवर्स साइड में जाएं हम लोग तो यहाँ पर दीज क्रिएट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट। यहाँ पर क्रिएशन ऑफ असेट्स, क्रिएशन ऑफ असेट्स फॉर द गवर्नमेंट। दूसरा केस है हमारे पास, दीज कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर डू नॉट वही पहले की तरह, बट यहाँ बेसिस में ध्यान रखना, गलती मत करना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे भाई, लाइबिलिटी कैसे रिडक्शन करेंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। लोन का रीपेमेंट कर देगी गवर्नमेंट कि भाई 10 लाख का लोन लिया था मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट ने 5 लाख का पेमेंट कर दिया, तो कितने का बचा, 5 लाख का बचा। उसके बाद यहाँ पर इसके एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे भाई असेट्स कैसे क्रिएट होंगे गवर्नमेंट के, जैसे मान लीजिए परचेज ऑफ शेयर्स, गवर्नमेंट ने शेयर परचेज कर लिए, बिल्डिंग बना ली, तो ये इस तरह से गवर्नमेंट के असेट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। वापस से बता देता हूँ, यहाँ क्रिएशन ऑफ असेट्स है, तो देर इज़ नो क्रिएशन ऑफ असेट्स इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड देर इज़ नो रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। भाई ओल्ड एज पेंशन देनी है, असेट्स कहाँ क्रिएट हो रहे हैं। लाइबिलिटी की बात करें, सैलरी, सब्सिडीज़, अलाउंसेस कोई देने हैं गवर्नमेंट को, देने ही है। उस साइड में क्रिएशन ऑफ असेट्स फॉर द गवर्नमेंट, जैसे परचेज ऑफ शेयर्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें। मतलब रिडक्शन लाइबिलिटी मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितना भी कॉन्सेप्ट था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का था। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सपेंडिचर के टाइप्स। वैसे तो डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, प्लान, नॉन प्लान बता देता हूँ आपको। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है प्लान एक्सपेंडिचर, दूसरा है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखिए नाम ही बता रहे हैं दोनों के, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान के। प्लान एक्सपेंडिचर वही है जो भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई हमको इस 5 ईयर्स के प्लान में या 1 ईयर के प्लान में हमको ये चीज़ डिसाइड करनी है। तो प्लान एक्सपेंडिचर रिफर टू दोज एक्सपेंडिचर विच रिफर्स टू द स्पेसिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। Assistance of the central government to the state government includes both revenue expenditure, assistance to the state। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, प्लान एक्सपेंडिचर में जितना भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है विद इन द स्कोप ऑफ द गवर्नमेंट प्लान्स, तो जितना भी स्कोप ऑफ द गवर्नमेंट प्लान्स के अंडर होता है वो प्लान एक्सपेंडिचर होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की कितनी हेल्प करनी है, क्या क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स निकालने हैं, और ये आउट ऑफ स्कोप होते हैं। जैसे अभी ये पैंडेमिक चल रहा है, अचानक से हो गया, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में, तो वो नॉन गवर्नमेंट को एक लिए प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपनी कंट्री को, तो आउट ऑफ स्कोप होते हैं। दूसरी चीज़, इट शोज एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन द प्रोजेक्ट्स कवर्ड अंडर द सेंट्रल प्लान्स। तो जो भी प्रोजेक्ट्स कवर्ड हैं अंडर द सेंट्रल प्लान्स, ये सारे इसमें आएंगे। सारे इसमें आएंगे। ये सारे कवर्ड नहीं होते, नॉट कवर्ड अंडर द सेंट्रल प्लान्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रूरल डेवलपमेंट, रोड्स, ब्रिजेस बनाने का काम, ये सारी चीज़ें। मान लीजिए भाई रिलीफ
टू द अर्थक्वेक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही है कि एक्सपेंडिचर ऑन द रिलीफ ऑफ द अर्थक्वेक, फ्लड्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो नॉन प्लान होता है, कुछ होते हैं प्लान, कुछ होते हैं नॉन प्लान। तो प्लान एक्सपेंडिचर का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमेशा चलता है हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, और नॉन प्लान का अंदर होता है कि जो भी गवर्नमेंट के स्कोप से बाहर होते हैं। दिस इज नोन एज डिफरेंस बिटवीन प्लान एक्सपेंडिचर एंड द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिसिट के बारे में। देखिए, डेफिसिट पढ़ना और बजट के टाइप्स पढ़ना, डेफिसिट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बजट के डेफिसिट के 3 टाइप्स होते हैं। पहले होते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इसका फॉर्मूला बनता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट। सिंपल, जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड है वही चीज़ आएंगी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिट हटा देंगे तो उस कंडीशन में हमारे डेफिसिट कंट्रोल हो सकता है। क्लियर यहाँ तक? तो सबसे पहली बात तो हमारे पास यही फॉर्मूला लगाना है हमारे को कि रेवेन्यू डेफिसिट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट। तो 3 तरह के बजट डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू से पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर है यहाँ तक? और बजट डेफिसिट का भी एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट। ये ध्यान रखना। तो बजट डेफिसिट का पहला फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें दोनों आ जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनिएगा, टोटल में दोनों चीज़ें। एक्सपेंडिचर मैंने आपको 2 ही तो पढ़ाए थे, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों को प्लस कर दो। रिसिट भी 2 तरह की बताई थी आपको, रेवेन्यू रिसिट प्लस कैपिटल रिसिट। ये 2 कॉन्सेप्ट आएंगे हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बजट डेफिसिट के सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि बजट डेफिसिट होता क्या है। फॉर्मूला याद कर लेना, डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। बजट डेफिसिट में भी पहला डेफिसिट कौन सा है? बजट डेफिसिट में पहला डेफिसिट है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट। दूसरा हमारे पास फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला देख लें कि फॉर्मूला मैंने क्या बताया आप लोगों को। रेवेन्यू डेफिसिट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? दूसरा डेफिसिट, अब रेवेन्यू डेफिसिट को देखिए कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है। तो रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बात 2 चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पर एक्सपेंडिचर कम कर दें, दूसरी चीज़ अगर हम अपने इनकम बढ़ा दें, तो 2 तरीके से हम लोग इस डेफिसिट को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से इसको कैसे, इम्प्लीकेशन मतलब ये क्या बता रहा है अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप ढूंढ लेना, क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन भेजूंगा आपको, कराऊंगा अभी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसिट हटा दी, अपने आप आ जाएगा आंसर। तो रेवेन्यू डेफिसिट को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता गया तो क्या समझा रहा है, क्या इम्प्लीकेशन दे रहा है ये? तो मतलब गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर कम करने पड़ेंगे सबसे पहली बात तो, उसके बाद फंड्स को रेज करने पड़ेंगे और डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डिसइन्वेस्ट मतलब थोड़े बहुत अपने शेयर को सेल करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनीज़ को।
ठीक है, एक तो स्ट्रैटेजिक तरीके से, एक -23% तक सेल कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये तरीका है कि दो तरीके से हम इस डेफिसिट को कंट्रोल कर सकते हैं, या ये बता रहा है अगर ये रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता चला गया तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम सिचुएशन मल्टीप्लाई होगी। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने हैं, फंड्स कलेक्ट करने पड़ेंगे मार्केट से, और तीसरा हमारे पास या गवर्नमेंट को बोरिंग करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। तीसरा या डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सेल करने पड़ेंगे एसेट्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अभी हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट का। तो देखिए यहाँ तक हमने रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा है। अभी नेक्स्ट हम बनाते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, बोरिंग्स हटा के। अभी टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? रेवेन्यू डेफिसिट आप तो क्लियर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट। सेम टू सेम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुल मिला के कोई भी चीज़ एक्सपेंडिचर अगर रिसिट से ज़्यादा है वो डेफिसिट की कैटेगरी में जाएगा, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, बोरिंग्स हटा के। ये मैंने फॉर्मूले को ब्रेक कर दिया। तो पहला फॉर्मूला ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है। तीसरा बनता है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द बोरिंग्स, ये ध्यान में रखिएगा। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द बोरिंग्स। फोर्थ वाला क्या है हमारे पास? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये ध्यान में रखिएगा। फिस्कल डेफिसिट के 4 फॉर्मूले ध्यान से देखिएगा, दिख रहा होगा आपको क्लियर। प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स, पहला फॉर्मूला है आपके सामने टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। ये सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। फिर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको इसी तरह से सवाल मिले, आपको ब्रेक भी करके दिया जा सकता है फॉर्मूला। तो आप क्या करोगे? ब्रेक कर दोगे फॉर्मूले को, और आपने फॉर्मूला ब्रेक किया तो क्या बनेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को प्लस कर देना, माइनस रेवेन्यू रिसिट प्लस कैपिटल रिसिट, बोरिंग्स हटानी है। क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा बोरिंग्स हटानी है। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है। तीसरा फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द बोरिंग्स। फोर्थ वाले फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स। जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हम प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा आपके पास, इंटरेस्ट पेमेंट ऐड कर दीजिएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी लिख देता हूँ मैं आपको। फिस्कल डेफिसिट, देखिए कहीं गलती मत करना, सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होगा बजट डेफिसिट प्लस बोरिंग्स। जितने सवाल करोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। तो फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला बन गया अपने पास? बजट डेफिसिट प्लस बोरिंग्स। ये ध्यान में रखना आपको। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, ये फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा ध्यान से। फिस्कल डेफिसिट अगर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, देखिए फिस्कल डेफिसिट हमेशा इन्फ्लेशनरी स्पायरल नहीं होता, बताया था मैंने आपको, प्राइजेस कैच वेजेस एंड वेजेस कैच प्राइजेस। देखिए आपने बोरिंग की, फिस्कल डेफिसिट किसके इक्विवेलेंट होता है? बोरिंग्स की। तो अब बोरिंग्स आप चुका रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो टाइम टू टाइम, इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं, इन्फ्लेशन आएगा ही नहीं। भाई आपने 1000 कमाए और आपका लोन 700 का ही है, तो कितना बच गया अभी भी? 300।
तो भाई अभी आपके पास सेविंग, आपका बर्डन का बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ाओगे नहीं आप। तो इन्फ्लेशनरी स्पायरल हमेशा फिजिकल डेफिसिट की वजह से नहीं आता है। फिजिकल डेफिसिट नेवर कॉजेज इन्फ्लेशनरी स्पायरल, ज़रूरी नहीं है अगर आप बोरिंग का रीपेमेंट कर रहे हो। दूसरी चीज़, आप प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लोन लगा रहे हो, प्रोडक्टिव पर्पसेस, ये ध्यान में रखना है। प्रोडक्टिव पर्पसेस के लोन जा रहा है तो आपका फिजिकल डेफिसिट हमेशा इन्फ्लेशनरी स्पायरल क्रिएट नहीं करेगा। इट वॉन्ट क्रिएट अ इन्फ्लेशनरी स्पायरल इन दैट मोमेंट। ओके, तो एन इन्फ्लेशनरी स्पायरल इज नॉट एवरी टाइम द आउटकम ऑफ फिजिकल डेफिसिट, बट सम हाउ इफ इट इज़ नॉट फॉर द प्रोडक्टिव पर्पसेस। क्लियर है यहाँ तक? तो फिजिकल डेफिसिट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, बोरिंग पहला होगा इसका इम्प्लीकेशन, इन्फ्लेशनरी स्पायरल। अगर आप फिजिकल डेफिसिट प्रोडक्टिव पर्पज़ के नहीं ले रहे हैं, अनप्रोडक्टिव के लिए ले रहे हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बोरिंग्स करनी पड़ेगी, फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बोरिंग्स पे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, पता ही होगा आपको। उसके बाद नेशनल डेब्ट, मैंने आपको नेशनल इनकम में बताया था, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट। आप जो भी लोन अगर कंजम्पशन पर्पज़ के लिए ले जा रहे हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सारा खेल प्रोडक्टिव का है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए होना चाहिए, तो फ़ायदा होगा। नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट मतलब मैरिजेस के लिए लिया, पास डेब्ट को, जैसे 1000 रुपये आपने लिए, फिर आपने 1100 रुपये किसी से ले लिए, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन रीपे कर रहे हो आप, तो वो कॉन्सेप्ट सही नहीं बैठेगा। दैट इज़ द बेसिक केस। तीसरा हमारे पास है क्राउडिंग आउट। मान लीजिए आप लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, 1000 आपके पास अर्निंग आई और 1000 का 1000 आपने रीपेमेंट कर दिया, 900 ही रीपेमेंट कर दिया, और इसमें से आपकी कंट्री का खर्चा ही 300 रुपये है, तो कैसे सेटल होगा? ये हो ही नहीं पाएगा। तो इसी को कहते हैं क्राउडिंग आउट। शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाएगी आपके पास। आपकी कंट्री का खर्चा कितना है? 300, 200 आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मान लो 100 आप खर्चा कर रहे हो अपने कंजम्पशन पर्पज़ के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, क्राउडिंग आउट इज़ अ फैक्टर व्हेन देयर इज़ अ सीवियर ड्रॉट ऑफ फंड्स। ओके, बिकॉज वॉट एवर अमाउंट यू हैव अर्न टिल नाउ, the major part of that income will going to in the repayment of the loans, so that's why you could not able to pay the loans at the on the time basis। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि क्राउडिंग आउट हो जाएगी फिजिकल डेफिसिट जितना ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्लियर है यहाँ तक? ये ध्यान में रखना। तो इन्फ्लेशनरी स्पायरल आएगा अगर फिजिकल डेफिसिट अगर आप टाइम टू टाइम बढ़ाते चले जाओगे, माउंटिंग अप होता चला जाएगा, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ क्वाइट नेसेसरी टू कंट्रोल द fiscal deficit unless you want carried out from the inflationary spiral trap। इसका मतलब होता है प्राइजेस कैच वेजेस, प्राइजेस बढ़ेंगी तो वेजेस फिर बढ़ाने पड़ेंगे। कल भी मैंने आपको समझाया था, वेजेस बढ़ेंगे तो प्राइजेस भी बढ़ेंगी, तो ये चलता रहेगा स्पायरल। दूसरा, नेशनल डेब्ट प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लेना है, यानी कि 1000 का लोन आपने लिया और आपने उसको सारा कंजम्पशन पर्पज़ या पास्ट डेब्ट को सेटल करने के काम में लगा दिया, ऐसा नहीं। तीसरा, क्राउडिंग आउट, जो भी आप फंड्स ले रहे हैं, मान लीजिए अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करेंगे, इनकम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आपका सारा का सारा, जैसे मैंने बताया 1000 का आपका लोन था, 900 आपके लेंडर्स ले गए, तो बचा आपके पास 300 नहीं बचा, 100 ही बचा, और आपका खर्चा कितना है? 300 का, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। आप कर्टेल करोगे, 100 में से आप क्या क्या कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं। तो आपके पास क्या हो जाएगी? ड्रॉट ऑफ फंड्स, शॉर्टेज हो जाएगी, बहुत सीवियर ड्रॉट ऑफ फंड्स हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? हाँ, तो फिजिकल डेफिसिट के बाद मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। देखिए, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बोलता है 3 जगह से बोरिंग करनी है। बोरिंग्स फ्रॉम द आरबीआई, बोरिंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक, बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास इसके बाद वो है प्राइमरी डेफिसिट का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास फिजिकल डेफिसिट के बाद प्राइमरी डेफिसिट। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, फिजिकल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। मान लीजिए इस साल के आपके एक्सपेंडिचर 1000 के हैं
और रेवेन्यू आपके सिर्फ 800 का ही आया गवर्नमेंट का, तो कितने का एक्स्ट्रा आपका प्राइमरी डेफिसिट है? 200 का। ध्यान रखना चीज़ का। मान लीजिए आपके एक्सपेंडिचर 1000 के हैं, रेवेन्यू भी आपके 1000 के हैं, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना हो गया? मतलब इक्वल हो गया। अब जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि आपके इस साल के एक्सपेंडिचर इस साल के रेवेन्यू इक्वल हो गए, तो आपको एक्स्ट्रा बोरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बोरिंग उतनी करनी है जिससे, ये चीज़ लिखिए ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट, टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ पास इंटरेस्ट पेमेंट। आपको बोरिंग उतनी ही करनी है जिससे आप अपने पास के इंटरेस्ट पेमेंट को क्लियर कर दें। तो फिर से मैं बताता हूँ, इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू इज बोरिंग ओनली टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ पास इंटरेस्ट पेमेंट्स। देयर आर नो बोरिंग बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ करंट ईयर एक्सपेंडिचर ओवर द करंट ईयर रेवेन्यू, सिंपली बिकॉज करंट ईयर एक्सपेंडिचर हैपन्स टू बी इक्वल हो गया ना करंट ईयर रेवेन्यू। इट इज़ अ साइन ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बार अपने खर्चे ज़्यादा नहीं होने दिए और रेवेन्यू के इक्वल कर दिए। या ऐसा भी कर सकते हैं आप, रेवेन्यू यहाँ बढ़ा दिया था, हम क्या करते हैं एक्सपेंडिचर तो कम, एक नेचुरल सिचुएशन में कम ही होते हैं, बट कभी कभार पैथेटिक सिचुएशन हो जाए तो ज़्यादा भी होते हैं, तो हमने एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू के इक्वल कर दिया, हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया आंसर? ज़ीरो मान लीजिए। तो ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट में मतलब अब गवर्नमेंट को सिर्फ, जैसे मान लो पास का इंटरेस्ट बकाया है 300 रुपये, तो गवर्नमेंट को सिर्फ बोरिंग कितनी करनी पड़ेगी? 300 की, क्योंकि इस साल तो वो बोरिंग कर ही नहीं रही है। तो ये प्राइमरी डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि पास्ट के सारे इंटरेस्ट क्लियर हो। गवर्नमेंट बोरिंग्स तो करे, पर किसको चुकाने के लिए? टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ पास्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स, और इसी को बोलते हैं फिजिकल डिसिप्लिन। ये ध्यान में रखिएगा आप।